सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 1। मनी एंड बैंकिंग एक्चुअली हमारा 3 लेक्चर में ख़त्म होगा। आज जो हम देखने वाले हैं वो बैंकिंग सिस्टम वाला पार्ट देखने वाले हैं, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, तो जो बैंकिंग सिस्टम वाला पार्ट है वो आज के इस लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। और थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया बिकॉज ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छांट के लगा रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस और हाई लेवल के थोड़े से हो जाएं। बाकी तो हमने कर रखे हैं, बट फिर भी ट्राई करिए। ये कोई मैंडेटरी नहीं है और डरने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन सी डी एस सॉरी सी डी एस नहीं, UPSC CAPF ऐसे के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आता है तो ठीक है, अटेम्प्ट करो। वही ना कि यू हैव नथिंग टू लूज़। ठीक है, बट ये है कि अटेम्प्ट करो, आप देखो आता है कि नहीं आता है। ये 2 क्वेश्चन जल्दी से। एंड गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग बैंकिंग सिस्टम में करने वाले हैं, RBI के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट तरह की जो बैंक्स आप सुनते रहते हैं ना, तो डिफरेंट तरह की बैंक्स होती हैं आपकी, जैसे SBI वगैरह, ये सारी। तो इन सब के बारे में भी आज के इस लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। SBI होती है, ठीक है, आपने डॉइचे बैंक का नाम सुना होगा, आपने HSBC का नाम सुना होगा, आपने पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना होगा। तो डिफरेंट तरह की बैंक्स होती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। अंकिता सुरभि, ओके। चलिए, तो आंसर लोगों के आना स्टार्ट हो गए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या आंसर आ रहे हैं। डॉइचे बैंक का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। वॉइस लो है, अच्छा, लो तो नहीं लग रही है। चलो, तो ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, तो इलास्टिसिटी का ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या है? इसका ज़ीरो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि ऑफ डिमांड, कि भाई डिमांड जो है ना वो चेंज नहीं हो रही प्राइस चेंज होने के बावजूद भी। ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो, वट एवर द चेंज इन प्राइस देर इज़ एब्सोल्युटली नो चेंज इन द डिमांड। ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी प्राइस हो गया, कुछ भी प्राइस हो, कुछ भी प्राइस हो, डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिख लें प्राइस को, ठीक है, प्राइस इतना हो, प्राइस इतना हो, प्राइस इतना हो, डिमांड वहीं की वहीं खड़ी हुई है, डिमांड वहीं की वहीं खड़ी हुई है। ठीक, हाउ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइंड। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? बाय द डिग्री टू विच द गुड इज़। और एक बार ये कंफर्म कर दो कि वॉइस लो तो नहीं है, कंफर्म कर दो क्योंकि एक मुझे कॉमेंट दिखा भी। तो बाय द डिग्री टू विच द गुड इज़ अ नेसेसिटी और लग्जरी, by the extent to which substitutes are available, by the rate of income growth in the economy, by the relative importance of the goods in the consumer's budget, by the degree to which the good is necessity or luxury. For example, अगर जो सामान है वो बहुत ही नेसेसिटी का है, जिनको हम क्या बोलते हैं, याद करो, वेम्बले एंड गिफन गुड्स। तो ये क्या है हमारे गिफन गुड्स हैं। ये गिफन गुड्स के केस में क्या देखा था कि इलास्टिसिटी बहुत 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 मिनिमल होती है, कि जैसे गेहूं है, चावल है, भाई ये नेसेसिटी का सामान है, खाने का सामान है, नेसेसिटी का है, इसमें तुम प्राइस बढ़ाओगे तो भी उतना ज़्यादा चेंज इन डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। वहीं लग्जरी गुड्स की अगर बात करें तो लग्जरी को, ठीक है, वो हमारा कोई ऐसा नहीं कि उसे जीवन यापन चल रहा है, उसको हम थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बाय द डिग्री टू विच द गुड। और लग्जरी में भी अगर सुपर लग्जरी है, वेमलन गुड्स है, वेमलन गुड्स है, ठीक है, तो आप कुछ भी करते रहो, घुइयाँ भी छीलते रहो, तो भी क्या है कि वो प्राइस जो है उसका चेंज डिमांड पे जो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी के, डेफिनेटली इंपैक्ट करता है बाय द एक्सटेंट टू विच दी सब्सिट्यूट्स आर अवेलेबल। अगर मान लो कि इस चीज़ का प्राइस बढ़ गया, अगर इसका कोई सब्सिट्यूट है, जैसे चाय है, ये चाय है ये, ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, मैं कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाऊँगा यार, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया तो मैं चाय में शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये भी डिटरमाइन करता है बाय द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ कहीं देखो, ठीक है, एक सेकेंड रुको, अगर आपको डाउट हो रहा है थर्ड होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे देखो क्या एक कोई ऐसा ऑप्शन है कि चारों ऑप्शन, चारों स्टेटमेंट सही हो, नहीं है, तो आगे बढ़ो थोड़ा। बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड इन द कंज्यूमर बजट, तो सेम ही चीज़ तो बता रहा है पहला और चौथा, कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है मेरे बजट में। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है देन तो मैं उसको लूँगा, उसका बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं आएगी, उसकी उसकी बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं आने वाली है कि आपने प्राइस चेंज किया और एकदम से मेरा डिमांड चेंज हो गया, ठीक है। अगर नेसेसिटी नहीं है तो हो जाएगा। चौथा होगा, यानी कि चारों है नहीं तो सिंपल है यार, 1 to 4 होगा। अगला क्वेश्चन करो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? वही सही है, ठीक है। वेरी लो है, अच्छा, तो बेटा तुम अपना फ़ोन चेंज कर लो।
पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना होगा, तो डिफरेंट तरह की बैंक्स होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़, इतनी भी तुमको वॉइस मतलब लो लग रही है ना, तो तुम अपना फ़ोन चेंज करो। यहाँ से तो सारी चीज़ें ठीक है। हिंदी में यार नहीं, चलो कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। व्हेन द इकोनॉमी ग्रो स्लोली दैन इट्स पोटेंशियल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन जॉब्स आर एलिमिनेटेड, भाई ये भी आपका सही होगा, ठीक है। बिकॉज स्ट्रक्चरल जो हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी वो तभी होती है एक तरह से जब हमारा एक स्किल गैप आता है, या फिर मैं मान लो नई टेक्नोलॉजी आ गई। तुमने देखा था पिछले लेक्चर में, अगर नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो उसकी वजह से भी जॉब लूज होती हैं। ऑलराइट। रेसेशन इन द इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो देखा था हमने डिफरेंट टाइप्स के जो हमारी बेरोजगारी थी, तो उसमें से साइक्लिकल में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रेसेशन वाला, और इसी का एक सब टाइप था सीजनल वाला। When the economy grows slowly than its potential, the unemployment rate rises, ये भी बात बिल्कुल सही है। गलत आपका ये हो जाएगा, बिकॉज एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव होता है, ठीक है। वैसे भी अगर आप एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, तो तीनों हमने ऊपर के स्टेटमेंट पढ़ रखे हैं, आसान है, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए ये, देन इसके बाद हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं अपनी। बताओ, डिस इन्वेस्टमेंट यानी जो विनिवेश हम करेंगे, विनिवेश हम करेंगे तो उससे जो भी प्रोसीड का मतलब क्या है, जितना भी पैसा मिलेगा डिस इन्वेस्टमेंट से, वो कहाँ पे जाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रेसीट्स, कैपिटल रेसीट, या फिर टैक्स रेवेन्यू। तो ये डिस इन्वेस्टमेंट का पैसा है, ये एक तरह से हमारी हमने एक एसेट को सेल कर दिया। एसेट कम और ज़्यादा, एसेट और लाइबिलिटी का खेल कैपिटल वाले में होता है। तो पैसा आया तो है, लेकिन ये पैसा बहुत ही हमारे कलेजे दिमाग में गर्मी पैदा करेगा। याद आ रहा है आपको? कलेजे में ठंडक और दिमाग में गर्मी, पापा की पीठ में थपथपाहट और पापा की लात, याद आ रही है? तो वो तो यहाँ पे पापा की लात पड़ेगी आपको। तो कैपिटल रेसीट यानी पूंजीगत आय है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें और क्या क्या आता है कैपिटल रेसीट में? आपने लोन लिया है किसी कंट्री से, वो भी इसी में ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा इसमें मैं डीप पे जा नहीं रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग मतलब हो सकता है कि बोर हो रहे हो, है ना कुछ लोग। चलो कोई नहीं, तो स्टार्ट करते। तो ये चीज़ आपको मतलब रिवाइज करना कि कैपिटल रेसीट इन सब में क्या आता है, बिकॉज जैसे हमारा पूंजीगत व्यय है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसमें क्या आता है? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आता है, जैसे कि हम स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स ये सब बिल्ड कर रहे हैं, लोन चुकता कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं किसी को, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। रेवेन्यू रेसीट में क्या आएगा? पूंजी। इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक तो टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स। टैक्स में क्या आ रहा था? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। नॉन टैक्स रेवेन्यू रेसीट्स में क्या आ रही थी? नॉन टैक्स रेवेन्यू रेसीट्स में आ रही थी, जैसे कि मान लो कि रेलवे की जो टिकट्स हो गई, ठीक है, रेसीट की बात हो रही ना, तो इंटरेस्ट जो ब्याज है वो मान लो ब्याज आ रहा है कहीं से, तो ये सारी चीज़ें नॉन टैक्स रेसीट्स में, रेवेन्यू रेसीट्स में आएंगे, राइट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी, पेंशन, ये सब आते हैं, वेजेस वगैरह, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से बैंकिंग सिस्टम। यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले बैंकिंग सिस्टम। अब जब मैं बोलता हूँ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, सही है, ठीक ठीक, चलो। और भाई एक कमेंट को कुछ लोग स्पैम कर लेने लगते हैं, ठीक है, तो स्पैम मत किया करें तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, तो जब हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की, तो सबसे पहले किसका नाम आता है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब बात ये आती है कि जब हम मनी एंड इसकी बैंकिंग की सिस्टम की बात करते हैं, देखिए मनी एंड बैंकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप में से अगर कुछ लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम लोग डिफरेंट मनी सप्लायर्स पढ़ते हैं, जैसे कि M0, M1, M2, M3, M4। हम पढ़ते हैं CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट। उन सब की जो नींव है वो यहीं से है, सबकी शुरुआत, बिकॉज सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में। तो इसी वजह से ध्यान से देखिएगा। कुछ डाउट आता है, वैसे तो आज के लेक्चर में ऐसा कुछ डाउट नहीं आएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें जिनसे कि सिंपल वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जब हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स की बैंक पढ़ने वाले हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स की बैंक्स हैं, यानी कि जो बैंक्स का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है बैंक्स का, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? एक सेकेंड। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, तो ये हमें देखने को मिलता है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। जो आरबीआई का एक्ट है 1934 का, उसमें बैंक्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। आरबीआई एक्ट ऑफ 1935।
अब ये जो आरबीआई एक्ट ऑफ 1935 1934 है, इसी के थ्रू ही हमारा आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। यहाँ पे आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना तो नाम आपने सुना होगा, कंसिडरिंग कि नहीं सुना तो एकदम हम बेसिक से लेके चलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये। इसकी स्थापना होती है, स्टैब्लिश होती है ये 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। और किस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश होती है? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। जब ये स्टैब्लिश होती है तो इसका हेडक्वार्टर होता है कैलकाटा में। फिर बाद में ये जाके इन द ईयर 1937 ये शिफ्ट होके मुंबई हो जाता है। आरबीआई एक तरह की इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि ये पूरी तरह से निष्पक्ष तौर पे काम करती है, इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, अब ये जो आरबीआई ये स्टैब्लिश कैसे हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें तो जो आरबीआई जिसका लोगो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक बार मैं केबीसी देख रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ बना हुआ है, तो कौन सा पेड़ है कोई बताएगा? तो यहाँ पे आरबीआई की अगर बात करें तो इसका बैकग्राउंड है, एक कमीशन बना था, इसका नाम याद रखना, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं। हिल्टन यंग कमीशन, ये कमीशन बना था 1926 में। इसी ने कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि इस तरह से एक सेंट्रल बैंक बननी चाहिए कंट्री में। सेंट्रल बैंक जब मैं बोलता हूँ दैट मीन्स कि एक ऐसी बैंक बननी चाहिए जो बाकी अदर बैंक्स को रेगुलेट करे, क्योंकि गवर्नमेंट की एक तरह से हम बोल सकते हैं कि स्पेशलिटी नहीं है बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की। या फिर एक शार्क टैंक में को आती नहीं है नमिता थापड़ करके, वो क्या बोलती रहती है, हाँ एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं आउट होना चाहूँगी। तो ऐसे ही इसमें बैंक जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो इसलिए वो एक सेंट्रल बैंक का बनाना ज़रूरी है। तो हिल्टन यंग कमीशन जो है, और ये जो हमारा ट्री है दैट इज़ पाम ट्री, जिसको हम ताड़ का पेड़ बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जब हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनता है और इसके जो पहले गवर्नर बनते हैं, फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करें, पहले इसके गवर्नर के यानी जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो बनते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही बन चुकी थी एंड इट वाज नॉट द गवर्नमेंट ओन्ड। हम देखेंगे कि बाद में ये गवर्नमेंट की इसमें हिस्सेदारी आई है, फिर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने लगा। फर्स्ट गवर्नर ये थे। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख थे। अब ये चीज़ तो थोड़ी सी याद करने वाली हो गई। अब हम आरबीआई की अगर बात करें कि इसके मेन फंक्शंस क्या है, ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शंस तो यही हो जाएगा कि भाई ये बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करता है। इट रेगुलेट्स द बैंक। और जब मैं बोलता हूं इट रेगुलेट्स द बैंक, तो दो चीज़ें, पहली बात कौन से एक्ट के थ्रू ये रेगुलेट करता है बैंक को, दूसरी चीज़ है अब बैंक का मतलब क्या है, कौन सी बैंक को रेगुलेट करता है। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी बैंक्स को ये रेगुलेट करता है और कौन सी ऐसी बैंक्स है जिन पे इसका रेगुलेशन नहीं आता है। बट मोस्टली जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं सब पे इसका, ऑलमोस्ट सब पे इसका रेगुलेशन आता है। ऑलमोस्ट मैंने वर्ड यूज़ किया, नॉट 100% तो नहीं बट ऑलमोस्ट सब पे आता है। तो इट रेगुलेट्स बैंक। दो हमारे एक्ट हैं, एक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 1949, जिसके तहत जो हमारी एसबीआई आप देखते हो तो जितने भी सब रजिस्टर्ड हैं वो इसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू ही रजिस्टर्ड हैं। प्लस आरबीआई का जो खुद का एक्ट है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पावर ये भी देता है बैंक्स को रेगुलेट करने की। जब मैं बोलता हूँ इट रेगुलेट्स बैंक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये उनको लाइसेंस देने का काम करता है कि कोई नई बैंक सेटअप होगी तो लाइसेंस आरबीआई देगा। ये सारे चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के रेशियो होते हैं, हम पढ़ेंगे कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, और इनको अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो ब्याज की दरें हैं, वो जैसे आरबीआई बोलेगा उस हिसाब से ऊपर नीचे थोड़े बहुत करनी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत तो रियायत होती है कि भाई आप डिफरेंट कर सकते हो बाकी बैंक से, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आरबीआई का रेगुलेशन होता है। जब हम कल का लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है
जिसमें 3 आरबीआई के बंदे होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बंदे होते हैं, वो बताते हैं कि भाई बैंक्स को कितना ऊपर करना है इंटरेस्ट रेट, कितना नीचे करना है। तो इसका मतलब है कि वो जो बैंक्स हैं वो एक हम कठपुतली की तरह बोल सकते हैं कि भाई वो कौन उनको चला रहा है, आरबीआई चला रहा है। तो ये मतलब होता है कि वो रेगुलेट कर रहा है डिफरेंट जो हमारी बैंक्स हैं उनको। दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है? दूसरा मेन फंक्शन है करेंसी प्रिंटिंग का। क्या फंक्शन इसका? करेंसी प्रिंटिंग का, यानी कि नोट छापने का। नोट की अगर छपाई की बात करें तो देखिए, जब मैं बोलता हूँ करेंसी प्रिंटिंग तो इसके भी 2 मायने हैं। एक तो नोट, दूसरा सिक्के। सिक्के भारत सरकार जारी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, आरबीआई भी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ही आता है, बट उसको हम एज एम सेपरेट एंटिटी डील करेंगे। आरबीआई ये छापने का काम करता है क्या? नोट। ये जो नोट छपते हैं ये हमारे 4 जगहों में छपते हैं, और जो कॉइन्स की मिंटिंग होती है वो भी 4 जगहों में होती है। तो करेंसी की प्रिंटिंग कौन करता है? करेंसी की प्रिंटिंग करता है आरबीआई। लेकिन ये स्टार मार्क बना के नोट कर लेना कि जो हमारे कॉइन्स हैं, कॉइन्स, ये करता है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक। तो करेंसी प्रिंटिंग कौन कौन सी जगह में होती है? तो करेंसी प्रिंटिंग की अगर मैं बात करूँ, यानी नोट की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो नासिक में होता है, देवास जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर एंड साल्बोनी। साल्बोनी कहाँ पड़ता है बताएं जरा कमेंट में, काफ़ी लोग होंगे भी यहाँ के शायद। कॉइन्स की अगर बात करें, मतलब हिंट देता हूँ चलो, ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। कॉइन्स की अगर बात करें तो इनकी मिंटिंग होती है, प्रिंटिंग नहीं, मिंटिंग होती है एक तरह से। ये मुंबई में है, हैदराबाद में। और कॉइन्स को देख के आप, पता है कॉइन्स जब देखना ध्यान से, तो कॉइन को देख के आप बता सकते हो कि ये कॉइन की मिंटिंग कहाँ पे हुई होगी, मुंबई में कि हैदराबाद में। जैसे हैदराबाद में इस तरह से जो भी बना होता है तो इस तरह से सिंबल होता है, तो इस तरह से उनके डिफ्रेंसिएशन होते हैं। सारे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ होते हैं। जैसे हैदराबाद में इस तरह से कुछ डायमंड शेप में बना होता है, ठीक है। कैलकाटा हो गया और आपका नोएडा हो गया। तो यहाँ पे कॉइन्स की मिंटिंग होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये हमारा आरबीआई करने का काम करता है, ठीक है। तो प्रिंटिंग हमने देख लिया, इसका एक दूसरा फंक्शन है। अब करेंसी प्रिंटिंग करता है तो यहाँ पे आपने देखा होगा, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वादा करता हूँ, है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बेयर द सम ऑफ दिस मच अमाउंट, जितने भी का भी वो नोट है, ठीक है, जितने का भी नोट है। जैसे अब ये तो नहीं रहा, ठीक है, जैसे 2000 का नोट है तो वो आपको बताता है, मतलब एक तरह से कोई भी आप नोट उठा के देखिए तो उसमें चीज़ लिखी होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिया में इस करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि ये एक तरह का हमारा लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब क्या है? देखिए, पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम ये होता है कि एक्सचेंज सिस्टम इसको हम बोल सकते हैं, जहां पे ये जो बार्टर सिस्टम है ये नीड्स पे काम करता है। ये पहले, जैसे बहुत पहले आप बोल सकते हो, जैसे हड़प्पन काल से भी पहले, ठीक है, ये इस तरह का एग्जिस्ट करता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। पर्सन ए की नीड है गेहूं, वीट, ठीक है, और पर्सन बी के पास है टमाटर, टोमेटो, ठीक है। तो ये तब एग्जिस्ट करता है जब एक कॉमन करेंसी नहीं है। तो अगर पर्सन ए को टमाटर चाहिए और पर्सन बी को वीट चाहिए, यानी गेहूं चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है। टेल मी यस और नॉट। यस, सिंपल। क्यों? क्योंकि अगर मुझे मान लो कि टमाटर की ज़रूरत नहीं है तो मैं किसी और को देखूंगा जिसको टमाटर की ज़रूरत होगी। सिंपल। अगर मान लो बी को गेहूं तो चाहिए लेकिन ए को टमाटर नहीं चाहिए, तो ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं। या फिर ए को, जो अगर हम बात करें, ए को टमाटर तो चाहिए लेकिन बी को गेहूं नहीं चाहिए, बी को तो कुछ और चाहिए ठीक है। तो उस केस में ये ट्रांजैक्शन वर्क नहीं करेगा। पहला एक नेगेटिव, एक इसका ये होता है, इसको इस क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं। तो एक तो इसका नेगेटिव ये हो गया। दूसरा नेगेटिव ये होता है कि इसमें जो आपकी वेल्थ है उसको आप कैरी नहीं कर सकते हैं। वेल्थ कैन नॉट बी कैरीड, इसको आप कैरी नहीं कर सकते हैं। कैरी नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि मेरे पास आज 1 टन गेहूं है, ठीक है, तो वो 1 टन गेहूं मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को नहीं पास कर सकता हूँ, वो सड़ जाएगा ना कुछ दिनों में, ठीक है। तो वो कैरी नहीं किया जा सकता है। तो उसी को अब हमारी एक करेंसीज ने रिप्लेस कर दिया है। लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर का मतलब होता है, जो भी करेंसी लीगल टेंडर होती है उसको फिएट मनी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। अगर मना करता है तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कानपुर में क्या चलता है, 1 का सिक्का नहीं चलता, 2 का सिक्का नहीं चलता है, ठीक है,
जो लोग होंगे उन्हें पता होगा, बाकी जगह का तो मुझे पता नहीं, कानपुर में ऐसे ही होता भैया, ये सिक्का तो ये नहीं चलता भाई साहब, और कुछ दीजिए। फिर मतलब वही है कि फिर बोलो कि पुलिस को बुलाएं फिर। तो अरे भाई साहब अब समझा करिए, हम किसी को देते हैं तो वो लेते नहीं हैं, तो हम कहाँ से ले लें, ठीक है। तो खैर लेना पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि आप अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सब्जी वाले से लड़ जाएं, वो गलत बात है, ठीक है, लेकिन थोड़ा आप समझा सकते हैं। तो फियाट मनी होता है ये, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स की मनी होती है हमारी। फियाट मनी होता है, हॉट मनी आप पढ़ेंगे, हॉट मनी, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने का। ठीक है, ब्लैक मनी तो सब जानते होंगे, काला धन। तो हॉट मनी ये हम पढ़ेंगे जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो तब पढ़ेंगे वहाँ पे, तो अभी नहीं पढ़ना है इसको। हाँ, प्लास्टिक मनी पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे। व्हाट इज़ दिस प्लास्टिक मनी? भाई जो प्लास्टिक की बनी हुई मनी है, आज तक तो सर हमने देखी नहीं प्लास्टिक की मनी। देखा है तुमने? तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी हमारी दो तरह की होती है। एक होते हैं हमारे डेबिट कार्ड्स, ठीक है, एक होते हैं डेबिट कार्ड्स और दूसरे होते हैं क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट और क्रेडिट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है जरा आप सोचिए दिमाग लगा के, कि डेबिट कार्ड, और क्योंकि ये प्लास्टिक के कार्ड होता है इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये प्लास्टिक मनी है। अब इनमें मेन डिफरेंशिएशन कहाँ पे आता है? तो जो डेबिट कार्ड होते हैं उसमें आपका जो पैसा अकाउंट में पड़ा होता है, सेविंग या फिर करंट अकाउंट में, वो भी हम देखेंगे सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट क्या डिफरेंस होता है कल के लेक्चर में। तो वहाँ से पैसा आता है, निकलता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप एक तरह से पैसा उधार लेते हैं जो बाद में आपको चुकता करना पड़ता है, उसमें डिफरेंट लिमिट्स होती हैं, तो उस लिमिट तक आप जो है एक तरह से लोन ले सकते हैं, फिर उधार ले सकते हैं, जो कि आपको बाद में पे करना होगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ है। तीसरा जो फंक्शन है, दो फंक्शन देख लिए, तीसरा फंक्शन है जिसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित करना, यानी कि मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, ठीक है। जो मौद्रिक नीति है उसका निर्धारण करना किसका काम होता है? ये हमारा काम होता है आरबीआई का ही। ये कल जब आपको, मतलब एकदम लोड नहीं लेना कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, अभी कल का लेक्चर खत्म हो जाने तो एकदम प्रो बन जाओगे मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक। चौथा, ये बैंक्स को लोन देता है, ये बैंक्स को लेंड करता है या फिर लोन देता है, ठीक है, बैंक्स को लोन देता है, लोन देने का काम करता है। अब बैंक्स को क्योंकि लोन देता है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो सेट टू बी एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। लेंड, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लोन देता है, ध्यान रखना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बोरोइंग करती है, हमने पढ़ा था बोरोइंग किस में आती है? कैपिटल रिसीट्स में आती है, राइट। अब वो जो कैपिटल रिसीट में बोरोइंग है वो मैंने आपको समझाया था, वो डोमेस्टिक बोरोइंग भी हो सकती है, वो एक्सटर्नल बोरोइंग भी हो सकती है, यानी बाहर से भी किसी, मान लो आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिया लोन, वो अलग हो गया, बाहर से ले लिया। अगर मैं बोलता हूँ डोमेस्टिक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन लिया, तो किससे लोन लिया? दैट मीन्स वो आरबीआई से लोन उठाया उसने। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करता है, दैट इज वाई इसको हम बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से भी जानते हैं, बैंकों की बैंक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना जो डिफरेंट तरह की बैंक से, कि क्या अंतर है एसबीआई में और कोटक महिंद्रा बैंक में और पीएमसी बैंक में, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के जो अंतर है वो अभी आपको समझ में आएंगे। पहले ये बताइए कि यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, और गहरी एक लंबी डीप ब्रेथ ले लेंगे। नो, ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। लाइक वाइक यार तुम लोग नहीं करते, मतलब बोलो ना तो। सर के पास बहुत लाइक बनी, अच्छा। तो तुम जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाना या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाना जब तुम, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो हमारे घर में रेड मारना, ठीक। फिर तुमको बताएंगे कायदे से हम। चलो, तो अभी आते हैं किस पे, मेरे क्या चीज़, 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट प्रिंट करती है। 1 रुपए का जो नोट होता है, अभी तो आता नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं, जो कॉइन्स है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और जो नोट होते हैं वो आरबीआई करती है, लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है वो भी करता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉइन्स एंड 1 रुपए का जो नोट होता है, ठीक है। फिर की करंट अफेयर नोट वो करंट अफेयर्स वाले बैच के अंदर मिलेंगे, ठीक है, लास्ट में आपको बता दूंगा। अभी कुछ टॉपिक्स रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अब हम पढ़ते हैं वही डिफरेंट जो मैं आपको बैंक्स बता रहा था। अब हम डिफरेंट बैंक्स
को जब क्लासीफाई करते हैं तो उसका बेसिस आधार होता है आरबीआई का एक्ट है जो 1934 का 1934 में। अब ध्यान रखिएगा, जो हमारा आरबीआई है जिसके बारे में भी इतनी चीज़ें हम पढ़ रहे थे, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन। अब जब भी मैं ये इस वर्ड का यूज़ करूँगा नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकरण, तो इसका मतलब होगा कि शेयर होल्डिंग, मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के हाथ में, यानी गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका है अभी। तो ये हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, 1949 को। ये चीज़ को ध्यान रखना, 1949 को नेशनलाइज हुआ था, इससे पहले इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, आफ्टर दैट गवर्नमेंट ओन्ड। आरबीआई का जो एक्ट है 1934, इसमें बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो जो शेड्यूल 2 है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत हम बैंक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो शेड्यूल्ड बैंक्स और दूसरी नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। क्लियर? अब ये जो शेड्यूल्ड बैंक, यानी कि जो इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको अनुसूचित बैंक और इसको गैर अनुसूचित बैंक। अब ये शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड का मतलब क्या है? वो बैंक्स जो आरबीआई एक्ट के शेड्यूल नंबर 2 में मेंशन्ड हैं, ऐसी बैंक्स को शेड्यूल्ड बैंक्स बोलते हैं, अनुसूचित बैंक, और जो नहीं है उनको गैर अनुसूचित बोलते हैं। फर्दर इनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक्स और दूसरी नॉन कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक। ये मैंने किस बेसिस पे बोला? इसका बेसिस था कि मेन मोटिव क्या है उनका। जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, पैसा। नॉन कमर्शियल का अगर हम बात करें तो ये नॉन प्रॉफिट टाइप होती हैं, ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट होती हैं। अब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें आएंगी हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, इसमें हमारी आ जाएंगी जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स ज़्यादा वो नहीं लग गए तो कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर बात करें तो इनको बोलते हैं सहकारी बैंक्स, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर बात करें तो इनको बोलते हैं सहकारी बैंक्स। चलिए पहले इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपसे पूछ लेता है। सबसे पहली बात तो ये है, दीज आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912। 1912 का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था, उसके द्वारा उसके अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं, एंड दे आर गवर्नड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। जैसे कि हमने पढ़ा था, इनको भी जो रेगुलेट करेगा वो आरबीआई ही करेगा रेगुलेट, लेकिन सारी कोऑपरेटिव बैंक नहीं होती है अंडर रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। पीएमसी स्कैम सुना होगा, सकता है आपने, आज से एक साल पहले लगभग, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स, तो वो अनरेगुलेटेड थी बाय द आरबीआई। देन आरबीआई ने संज्ञान लिया। इसमें खासियत ये होती है कि जो बैंक्स होते हैं जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स, यहाँ पे जो पैसे के जो डिपॉजिटर होते हैं, जो जमा करते हैं, आर ऑल्सो दी ओनर्स। ये ओनर भी होते हैं उस बैंक के, और ऑल्सो दी ओनर्स, यानी कुछ हिस्सेदारी भी उनको मिल जाती है उसमें। क्लियर है ये क्या हो गया? ठीक है, डिपॉजिटर्स ओनर्स होते हैं, किसके अंडर रजिस्टर्ड है। सो ये किसके अंडर रजिस्टर्ड है? कॉमर्शियल वाली जो भी हम देखने वाले हैं। तो कमर्शियल वाली ये आपकी रजिस्टर्ड है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट है, ठीक है। अब इनको भी हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स को भी। पहला हमारा हो जाएंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और दूसरी हो जाएंगी हमारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर। अब ये किस बेसिस पे बोला ये आप समझ गए होंगे। अगर गवर्नमेंट ओन्ड है तो पब्लिक, प्राइवेटली ओन्ड है तो प्राइवेट सेक्टर। सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या है? ये है आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बिकॉज गवर्नमेंट ओन्ड है। वहीं अगर मैं बात करूं जैसे एचडीएफसी, वहीं मैं बात करूं आपका एचडीएफसी के अलावा और कौन कौन सी, आईसीआईसीआई बैंक हो गई, कोटक बैंक हो गई, ये सारी कैसी हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक। ये हैं पब्लिक सेक्टर और ये हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स।
अब ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इनको भी अगर मैं चाहूँ तो फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, एक तो जो भारतीय हैं और जो गैर भारतीय हैं, इंडियन और नॉन इंडियन। जैसे ये तो मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं HDFC, ICICI और कोटक, ये इंडियन ब्रांड्स हैं। बट अगर हम बात करें नॉन इंडियन की, जो इंडियन नहीं है, उसमें से आपकी आ जाएंगे जैसे HSBC, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, डॉइचे बैंक आपने सुना होगा, डॉइचे बैंक, ठीक है, और सिटी बैंक हो गया आपका। ये सारी किस में आती है? नॉन इंडियंस में। खैर इस तरह का क्वेश्चन पता नहीं पूछे ना पूछे, लेकिन अभी तक तो मैंने क्वेश्चन देखा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी वो चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी कुछ इक्का दुक्का फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ना। अगला जो चीज़ आपसे पूछता है कई बार कि इन बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी व्हेन वर बैंक्स नेशनलाइज। क्योंकि अगर मैं बात करूं अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स करेंटली एग्जिस्ट करती हैं। और जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनल, एक सेकेंड, आई थिंक थोड़ा सा कुछ तो 1-2 सेकंड का बफरिंग आपको लगेगा, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की अगर बात करें, यानी बैंकों का क्या हो गया यार इसमें, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1969 में, 1969 में। टोटल 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था इसमें। उसके बाद 1980 में फर्दर 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ध्यान रखना इस चीज़ को, 6 फर्दर और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। अब नेशनलाइज का मतलब ये राष्ट्रीयकरण करना उनका, ठीक है। कुछ बैंक्स, काफ़ी सारी बैंक्स को अमलगमेट भी किया गया फर्दर, आगे जैसे हम बढ़े तो वहाँ पे यानी कि बैंक्स को जोड़ा भी गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह कब हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी कि एक तरह से जो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम है उसका उद्गम कहाँ से हुआ, वो ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम, तो अगर हम बात करें सबसे पहली बैंक, यानी जो सबसे फर्स्ट बैंक इंडिया में सेटअप हुई थी, दैट वाज इन द ईयर 1770, 1770 में सबसे पहली बैंक इंडिया को मिली, एंड दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये इंडिया में सबसे पहली बैंक थी। इसके बाद 1806 में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1806 में सबसे पहली बैंक जो, मतलब इसके बाद जो सेटअप हुई, दैट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा। कई बार ये होता है ना कि पूछता है कि पहली बैंक कौन सी सेटअप हुई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा मिल सकता है आपको, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा। ऐसे ही इंपीरियल बैंक ऑफ सेटअप हुई हमारी बॉम्बे, ऐसे ही हमारी इंपीरियल बैंक सेटअप हुई मद्रास की। बिकॉज अगर आपको याद हो, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, यही 3 मेन हमारे क्या थे प्रोविंसेस, मतलब उस समय जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। एक तो ये बॉम्बे, सॉरी एक तो ये आपका बंगाल, ये बॉम्बे एंड मद्रास, 3 ही तो होते थे। फिर हमने देखा था कि इस तरह से जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो इसको बंगाल वाले को काफ़ी पावर मिलती रही, ठीक है। तो कैलकाटा में सबसे पहले सेटअप हुआ, देन बॉम्बे में, देन मद्रास में। 1806 में आपका कैलकाटा में, 1840 में बॉम्बे में, एंड 1843 में ये आपका मद्रास में सेटअप हुआ। देन इन तीनों इंपीरियल बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया। दीज ऑल वर मर्ज्ड इन द ईयर 1921, 1921 में, और बन गई क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास मर्ज होगी, क्या बन गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का रूप ले लिया इन्होंने। जो फर्दर यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये कब बना, 1921 में। यही इंपीरियल बैंक ऑफ जो इंडिया है, ये 1955 1955 में, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है, जो अपने लंच के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअल में इसका जन्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लेगा विच वॉज द फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक, पूरी तरह से जो भारतीय, क्योंकि ये तब ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थी तब जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी ये, ठीक है। लेकिन अगर पहली इंडियन ओन्ड बैंक पूछेगा, पहली भारतीय बैंक, तो ये है इलाहाबाद बैंक, ठीक है, इलाहाबाद बैंक। ये सेटअप हुई थी आपकी 1865, 1865 में। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है कि हमने जो ये हमने अभी देख रहे थे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम, अब हम एक एक करके आते हैं। जैसे आरआरबीज क्या होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रीजनल रूरल बैंक्स, दैट इज आरआरबीज का नाम आपने सुना होगा, या फिर अगर आपने आरआरबी नहीं सुना होगा तो आपने ग्रामीण बैंक करके सुना होगा ज़रूर। ग्रामीण बैंक, एक्चुअल में जो ग्रामीण बैंक होती हैं वो हमारी आरआरबीज ही होती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स ही होती हैं। अब बात ये आती है पर्पस क्या है इनके सेटअप होने का, यानी कि क्यों इनको
सेटअप किया जाता है रीजनल रूरल बैंक्स को। देखिए, अब जो हमारी बैंक्स हैं, जैसे मान लो ये प्राइवेट बैंक है, ठीक है, जैसे ये प्राइवेट बैंक है HDFC, ICICI, कोटक, तो ये जितने भी बैंक्स हैं इनका मेन मोटिव प्रॉफिट रहता है। तो क्या सर जो SBI बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं रहता? बिल्कुल इनका भी रहता है। और आजकल तो अब एक देर वॉज अ गर्ल, मतलब अभी उसका CGL 2023 में सिलेक्शन हुआ था, तो वो बैंक PO में थी, तो वही बता रही थी कि मतलब कितना ज़्यादा, और आप में अगर जिसका SBI में खाता होगा, बाकी बैंक का तो इतना पता नहीं है, लेकिन जैसे मेरा भी SBI में अकाउंट है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कभी भी जाओ ब्रांच, सर ये पॉलिसी ले लीजिए, सर इतना पैसा का अकाउंट पड़ा है तो सर ये पॉलिसी ले लीजिए, ये जीवन ज्योति बीमा योजना, ये वो योजना, वो योजना। तो फिर मुझे पता चला उससे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करके रखते हैं वो लोग। तो ऑब्वियस सी बात है, उनका मेन मोटिव, उनका भी मोटिव प्रॉफिट है। बट अब ये क्या है, प्राइवेटली ओन्ड बैंक है, तो गवर्नमेंट के अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ओन नहीं है, तो इनका प्योर मोटिव अगर हम बात करें तो प्रॉफिट है। एंड ये बहुत कम ही, बिल्कुल तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन बहुत कम ही आपको ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, वित्तीय समावेश करने के लिए, और ये फाइनेंशियल पेनिट्रेशन हो, बैंकिंग सिस्टम पेनिट्रेट करे एक तरह से, जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तक बैंकिंग सिस्टम पहुँचे, सो दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। जब मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका मतलब ये होता है वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हर कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, हर किसी का एक अकाउंट है, हर कोई लोन या फिर लोन भी ले रहा है तो वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहा है वो भी आपका इसी में आएगा, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्वेश्चन आ चुका है इस पे भी। तो RRBs का कहीं ना कहीं वो मोटिव होता है किस तरह से रूरल में एक तरह से हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करें। तो जो पहली हमारी फर्स्ट RRB सेटअप हुई थी, दैट वाज प्रथम ग्रामीण बैंक, दैट वाज प्रथम ग्रामीण बैंक। ये सेटअप हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 2 1975 1975 में मुरादाबाद यूपी में, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में ये प्रथम ग्रामीण बैंक, पहली इंडिया की RRB सेटअप हुई थी। अब RRB से क्वेश्चन और क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो RRBs हैं हमारी, यानी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये सेटअप तो 1975 में पहले हो गई थी, बट इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था RRB एक्ट, रीजनल रूरल बैंक एक्ट ऑफ 1976। 1976 में एक एक्ट था, उसके थ्रू इनको एक तरह से स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला था। एंड RRBs की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रेगुलेट तो इनको करता है RBI ही, रेगुलेट जो होता है वो RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। वैसे सेंट्रल बैंक करके एक अलग बैंक भी है, ध्यान रखिएगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, वैसे एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करके जहाँ पे आप लोन वगैरह ले सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन RBI में आप लोन वगैरह नहीं ले सकते हैं, ये पीपल डायरेक्टली, इस लोगों का डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं है RBI के साथ। क्या आप RBI में आपका किसी खाता है क्या आप RBI से लोन ले सकते हैं क्या? नहीं, RBI सिर्फ बैंक से डील करता है, इसलिए इसको बैंक ऑफ बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम सेंट्रल बैंक भी बोल देते हैं कंट्री का, लेकिन एक सेंट्रल बैंक करके एक अलग बैंक भी एग्जिस्ट करती है, भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, क्लियर। तो रेगुलेट तो RBI करता है, लेकिन अगर पूछ ले सुपरवाइज कौन करता है, तो सुपरवाइज काम कर इसका होता है नाबार्ड का। नाबार्ड हेयर स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड का क्या फंक्शन होता है। तो एक फंक्शन तो आप अभी पढ़ लिए, क्या कि ये RRBs को सुपरवाइज करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमारी SBI है, PNB, यहाँ पे आपका खाता हो सकता है, यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं, लेकिन आप RBI से डील नहीं कर सकते डायरेक्टली। उसी तरह आप RRB से तो डायरेक्टली वहाँ पे आपका खाता हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट आप नाबार्ड से डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, बिकॉज नाबार्ड इनको सुपरवाइज करता है RRBs को भी, कि कितना किसको क्या लोन उठाना है और कैसे और वित्तीय समावेश को एक प्रमोट करना है, ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है, ठीक। तो नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक, फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम से ही साफ है कि किस तरह से इसका जो मेन फोकस है वो अर्बन इलाकों में नहीं, रूरल इलाकों में है। जो हमारी इकोनॉमी है, इट इज़ डोमिनेटेड बाय दी एग्रीकल्चर। कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आता है? हमारा एग्रीकल्चर। तो उसको प्रमोट करने का इसका मेन रोल रहता है। अब कैसे प्रमोट करता है? डायरेक्टली लोगों के साथ इंटरैक्ट करके नहीं, आरआरबीज को रेगुलेट करके। तो नाबार्ड की अगर बात करें तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था? सबसे पहली बात तो ये है, तो इस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को, 1982 को। एक कमिटी बनी थी, बी शिवरमन कमिटी, उसके रिकमेंडेशंस पे इसको सेटअप किया गया था, बी शिवरमन कमिटी। एंड एक्ट है नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981, 1982 में स्टैब्लिश होता है, एक्ट आता है 81 में। आरआरबी के साथ उल्टा है, आरआरबी बनता है पहला 1975 में, एक्ट इसका 1976 में आता है। और जब एक्ट आता है तभी हमने पॉलिटी में पढ़ा था कि वो किसी को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है। तो नाबार्ड है, नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981, 1981 का ये एक अधिनियम है इससे। ठीक है, मेन फंक्शंस आप समझ गए, सुपरवाइज करना आरआरबी को, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट प्रमोट करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। इसके हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो ये लोकेटेड है मुंबई में। अब एक प्रोग्राम था जिसको बोलते हैं, या तो चलो अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, जो एसएचजी से लिंक्ड है। तो क्यों ना चलो एसएचजी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देन हम उसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक टर्म पे आएंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। वहाँ पे पढ़ेंगे एसएचजी, और वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। क्योंकि एसएचजी नहीं पढ़ा है तो इसलिए अभी मैं वो बता नहीं रहा हूँ, वो लिंक्ड नाबार्ड से ही है, क्योंकि उसको नाबार्ड ने पूरी तरह से वो किया था। ठीक है, तो उसके बारे में अभी लौट के आएंगे उसमें, इसलिए यहाँ पे एक पेज चलो खाली छोड़ देते हैं। तो अभी आते हैं इसमें किसके, हाँ ठीक है, बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि हमारा एक सेबी करके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेबी। या तो हम ऐसा करते हैं कि ऑर्डर में पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। चलो पहले हम नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका फुल फॉर्म मैंने लिख रहा हूँ। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1988 में थ्रू द एक्ट ऑफ, ये एक एक्ट आया था नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, थ्रू द एक्ट ऑफ 1987, 1987 में एक एक्ट आया था, उसके थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था। सिमिलरली हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है तो इसमें मतलब जो हाउसिंग वगैरह के लिए लोन्स होते हैं वो प्रोवाइड करना इसका मेन टास्क होता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, स्टैब्लिश हुआ था 1981 में, 1988 में, ठीक है। बट इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था 1992 में बाय दी सेबी एक्ट, यानी सेबी जो एक्ट है वो 1992 में आया था, जिसके थ्रू इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था। स्टैब्लिश तो 1988 में ही हो गया था, बट एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो मुंबई में है, और जरा इसके चेयरमैन करंट में कौन है ये आप कमेंट में बताएंगे। और सेबी की बात करें तो जितना भी आप ये म्यूचुअल फंड देखते हो, स्टॉक्स देखते हो, ठीक है, जितना भी सारा कुछ होता है इसको रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है। आपने सुना होगा कि भाई सेबी ने अभी एक कुछ मतलब एक तरह से लिमिटेशंस लगा दी, कोई भी फिनफ्लुएंसर नहीं बन सकता। फिनफ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, मतलब फालतू में जो नहीं कि यूट्यूब चैनल खोल लिया और कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं। एक बाप ऑफ ऑल चार्ट करके एक यूट्यूब चैनल का वो हुआ करता था, तो उसको एकदम पूरी तरह से बैन कर दिया। वो फालतू में दिखाता था मेरा इतने का प्रॉफिट हो गया, मेरा उतने का प्रॉफिट हो गया, और मतलब लोगों को मतलब गुमराह करने का काम और अपने कोर्स सेल करने का काम कि देखो मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, ठीक है, जबकि एक्चुअल में उसका प्रॉफिट उतना होता नहीं था। और जब ये चीज़ सेबी ने पूछी कि दिखाओ कहाँ कितना प्रॉफिट हुआ है, नहीं वो तो बैन मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे कई सारे उन पर लगाए। तो अभी सेबी की गाइडलाइंस है कि भाई ऐसे कोई नहीं इन्फ्लुएंसर बन सकता है, आपको रजिस्टर होना होगा पहले हमारे पास, ठीक है, हम आपको सर्टिफाई करेंगे, देन उसके बाद आप फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं खुल्लम खुल्ला, ठीक है। कि टेलीग्राम चैनल खोल लिया और कुछ भी एडवाइस दे रहे हैं कि भाई इसमें लगा दो, उसमें लगा दो, और ये देखो इतना हमारा प्रॉफिट हो गया। और फेक मतलब नहीं जो एमएलएम वाले करते हैं और क्रिएट करना, तो वो सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार, तो वो उनको सब रेगुलेट करने का काम ये सेबी का होता है, राइट। तो सेबी का हो गया हमारा। अभी आते हैं 1988 में सेबी बना, 1992 में सेबी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला। इसी बीच में 1990 में हमारा एक सिडबी बन गया। सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1990 में बनता है, 1990,
यानी कि सेबी का नॉन स्टैट्यूटरी और स्टैट्यूटरी, देखो नॉन स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी, इसी बीच में क्या बन गया, सिडबी। इसके और हाँ, इसकी चेयरमैन है माधवीपुरी बुच सेबी की। और सेबी के अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें, सॉरी सिडबी के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये लखनऊ में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे, लखनऊ में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA, जिसका मेन काम होता है इंश्योरेंस सेक्टर को देखना, इंश्योरेंस जगत को जितना भी इंश्योरेंस से सारी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें देखना कि कोई फ्रॉड इंश्योरेंस तो नहीं दे रहा है। जैसे पॉलिसी बाजार वगैरह सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे इंश्योरेंस वगैरह देने का काम करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम टर्म इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो ये सब देख रेख करना वो IRDA के काम होता है। जिस तरह की म्यूचुअल फंड और स्टॉक वगैरह में कोई धांधलियाबाजी तो नहीं कर रहा है, ठीक है, लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहा है, तो वही सेम IRDA का काम होता है। ये बैंक्स तक गुमराह करती हैं, आपको पता नहीं है। जैसे बैंक में, कई सारी बैंक्स में आप जाएंगे, जैसे SBI में खाता खुलवाने तो बोलेंगे सर 2,000 रुपये इसमें डालिए, 2,000 रुपये डालना अनिवार्य है, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती। RDI ने खुद ये चीज़ एक ट्विटर में ट्वीट करके मतलब ये चीज़ बताई थी, जब उसको ये पता चला कि बैंक इस तरह से स्कैम बोल सकते हैं कर रहे हैं कि जबरन। अब गांव के लोग होते हैं, उनको खासकर जैसे उनको पता नहीं होता, वो जो बोलो वो करते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता, गांव क्या शहर में भी नहीं पता होता है, ठीक है। और जब आपको पता है कि हाँ ऐसा होता है तभी आप उनसे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो। तो IRDI की अगर बात करें तो ये आपका एक एक्ट आया था, IRDAI एक्ट ऑफ 1999, ठीक है, जिसके तहत इसको बनाया गया था और इसको एक तरह से स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला था सन 2000 में। एक्ट तो था 1919 का, ठीक है। और यहाँ पे सिट भी हो गया हमारा, IRDA हो गया, ठीक है, सेबी भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ख़त्म। और अभी हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और यहाँ पे आई थिंक कोई डाउट वगैरह चीज़ तो होगी नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने समझाया तो है नहीं आपको, बस याद करने वाली चीज़ें हैं थोड़ी सी, ठीक है। और हाँ, IRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका, हेडक्वार्टर्स पता होनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, हैदराबाद तेलंगाना में। अभी आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसका नाम है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। बहुत ही ध्यान से इसको देखना, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी रिसेंट में आए हैं। और चलो बोलूँगा तो नहीं, लेकिन ठीक है कि देखो, ठीक है वेंडर चेंज हो गया है, ठीक है, मतलब एक टीचर है, चलो छोड़ो उसको। तो मतलब वेंडर चेंज हो गया है, दैट डजेंट मीन कि जैसे जो पूछ रहा था वो एकदम ही कुछ चेंज हो जाएगा, एकदम चीज़ें पलट जाएंगी, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से अगर पहले क्वेश्चन बन रहा था, दैट डजेंट मीन कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से अब क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ध्यान समझना, बिकॉज रिसेंटली अभी क्वेश्चंस आए इससे, ठीक है। MFIs, पहली बात तो ये है, MFIs को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है इसको, तो रेगुलेट हमारा RBI ही करेगा। एक क्वेश्चन तो अभी पता नहीं मैंने PYQ में करवाया था या फिर जो डेली क्विज होती है GK की, ठीक है। और क्विज यार अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो अब तुम लोग भी, ठीक है, जो 2.0 GK बैच वाले हैं, बिकॉज तुम्हारा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अगर आप नए हो, एकदम नए हो, तो ठीक है आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन इसीलिए से मैंने अलग से GK का क्विज ग्रुप क्रिएट कर दिया, SSC GK क्विज ग्रुप, ठीक है। आई थिंक पता नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप मेन जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक दिया हुआ है परमार SSC, उस पर लिंक शेयर मैंने मतलब कर रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, क्योंकि काफ़ी फेक ग्रुप भी बने हुए हैं। तो वहाँ पे आपके इंग्लिश और GK और इन सब की भी, इंग्लिश हो गया, GK हो गया, मैथ्स हो गया, इनकी भी क्विजेस होती हैं, ठीक है। तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, इंग्लिश आप और मैथ की आपकी मर्जी है, लेकिन GK का आप लगाते रहें, ठीक है। वैसे वो भी जो आपको इंग्लिश की मिलती है, मैथ्स की मिलती है, जो लोग लगाते हैं उनको पता होगा कि किस लेवल के क्वालिटी क्वेश्चंस मिलते हैं। खैर, बैक टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो रेगुलेट, तो वही बोल रहा था कि या तो मैंने PYQ में करवाया या फिर क्विज में करवाया था, तो RBI इनको रेगुलेट करता है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये होते क्या है, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, फाइनेंस का मतलब होता है वित्तीय। तो वो इंस्टीट्यूशंस जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ लेंडिंग भी हो सकती हैं, नहीं लोन देना भी हो सकता है लोगों को, कि छोटा लोन देना, ये सारी छोटे डिपॉजिट्स लेना, दैट आर कॉल्ड एज माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़, ठीक है। यानी कि दे ऑफर, अगर मैं एकदम सिंप्लीफाई करूं तो दे ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज, दे ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम ग्रुप्स, लो इनकम ग्रुप्स, ठीक है। यानी कि जो हमारे लो इनकम, अब लो इनकम का कितना लो, तो RBI ने ये बोल रखा है कि जिनकी भी सालाना इनकम 1.25 लाख से कम है, यानी कि लेस देन 1.25 लाख रुपीज, जिनकी भी सालाना इनकम इससे कम है,
दे आर एलिजिबल फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स। अब बात ये आती है कि ठीक है, जिनकी इससे इनकम कम है वही सिर्फ माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए एलिजिबल हैं, बाकी लोग क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो माइक्रो फाइनेंस लोन मिलता है ये कोलेटरल फ्री होता है लोन कई हद तक, ठीक है। कोलेटरल फ्री का मतलब क्या होता है? कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी, क्योंकि बैंक से अगर आप लोन उठाएंगे तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा आपको, आपकी ज़मीन, कुछ भी आपका एसेट, कि अगर मान लो कि आप चुकता ना कर पाए बैंक का लोन तो कुछ गिरवी रखा हो जिसकी वो नीलामी कर सके। तो ये जो होता है इसमें कोई कोलेटरल नहीं लगता माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में, तो इसलिए इसको कोलेटरल फ्री यहाँ पे क्योंकि लोन मिलता है तो इसलिए इतना लिमिट रखा गया है। और ये जो लोन दे सकते हैं, अब ये बात आती है कि ठीक है 1.25 लाख से अगर मेरी इनकम कम है तो आई एम एलिजिबल फॉर द माइक्रो फाइनेंस लोन, बट कितना मिल सकता है? तो इसमें जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए की है। 3 लाख रुपए की क्या लिमिट है कि इतना मैक्सिमम लोन मिल सकता है, माइक्रो फाइनेंस लोन की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर इतनी चीज? अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसको मैं शॉर्ट में एमएफआई ही लिखने वाला हूं, इसका जनक किसको माना जाता है? इसको फादर इसका किसको माना जाता है? तो फादर माना जाता है इसको मोहम्मद यूनिस, जो कि हैं बांग्लादेश से बिलोंग करते थे, तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था ये। इन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, सबसे पहला हम बोल सकते हैं कि विश्व का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप किया, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक। और इससे इंस्पायर होकर हमने इंडिया में भी काफ़ी सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए, जैसे कि, और हाँ मतलब कब डेवलप किए तो इन्होंने 1970 में डेवलप किए। फिर इन्हें और इनके लिए इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स में। अच्छा, कितने इंडियंस को अभी तक इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिल चुका है बताइए? तो इंडिया में अगर हम बात करें, फर्स्ट एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में वॉज सेवा बैंक। सेवा स्टैंड्स फॉर सेवा बैंक इन 1974। सेवा का मतलब क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, ठीक। और 2 इंडियंस को आज तक इकोनॉमिक्स में लोन मिला है, पहले तो हमारे अमर्त्य सेन जी और दूसरे अभिजीत बनर्जी, और इनकी वाइफ, इनको साथ मिला था ईस्टर डूफ्लो, इनकी वाइफ का नाम है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एमएफआई इन इंडिया सेवा बैंक 1974 में सेटअप हुआ था। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तहत आते हैं। एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की स्वयं सहायता समूह, जो तकरीबन 10 से 20 लोगों का समूह होता है। मेनली आपको गांव या फिर जो छोटे इलाके होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग अपने एक कॉमन मोटिव शेयर करते हैं, जो मोस्टली बीपीएल। अब ऐसे कोई क्लियर कट इसकी डेफिनेशन नहीं कि भाई नहीं, जो बीपीएल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, वही एसएचजी बनाते हैं, फिर वही एसएचजी बना सकते हैं, फिर इन पे बहुत सारे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली ये बीपीएल दैट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है। ये मिनिमम और मैक्सिमम को एक बार पूछ लिया था कि इतने महीनों कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो ये अपना जो है पैसा पूल करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, और वो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, और अगर किसी को फर्दर लोन की ज़रूरत होती है तो आपस में वो लोन वगैरह दे लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा एक जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, JLG, इसको मैं लिख देता हूँ, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि एसएचजी से थोड़ा ज़्यादा फॉर्मलाइज होता है। इसमें मोस्टली होते हैं 4 से 10 लोगों का ये समूह होता है। और यहाँ पे एसएचजी में क्या यूजुअली बीपीएल होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि भाई हम कुछ बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। बिजनेस बहुत छोटे लेवल का हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 6-7 लोग हैं मिलके कोई पापड़, जैसे लिज्जत पापड़, आपने सुना होगा लिज्जत पापड़, तो एक तरह का स्वयं सहायता समूह या फिर आप जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप बोल सकते हो, जहाँ पे वहाँ के विमेंस ने मिल के एक वो पापड़ का ब्रांड सेटअप किया, ठीक है। जैसे आप अमूल कोऑपरेटिव का नाम सुनते हो, अमूल कोऑपरेटिव, तो अमूल का कोई सच मालिक नहीं है, वो एक जो उसके बोल सकते हैं एम्प्लॉय वगैरह हैं जो उसमें हैं सब इन्वॉल्व, वही उसके ओनर भी है, कोऑपरेटिव है एक तरह का वो, ठीक है। तो जो एसएचजी हो गया, JLG हो गया, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, तो इसमें ऐसा कोई एक के हाथ में ओनरशिप नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे JLG में जैसे जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में बस मिनिमम और मैक्सिमम नंबर, ये स्ट्रेंथ है ये आपको पता होनी चाहिए, पूछ ले SSC CGL 2022 वाले में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज जो मैंने सबसे पहले वाली PY की सीरीज करवाई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस हमारे लोन भी होते हैं, मुद्रा स्कीम जैसे होती है, तो इसके बारे में आपका होमवर्क है, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है।
नोट्स में आपको ये एडेड मिल जाएगा, ठीक है, मुद्रा के बारे में। और मुद्रा एक हमारी मतलब इसका फुल मतलब इससे तो भर भर के क्वेश्चन आए थे सीजीएल 2023 में। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, यही फुल फॉर्म ही पूछ लिया था पहले दिन पहली ही शिफ्ट में। अब आई थिंक पहली शिफ्ट थी कि नहीं इतना तो मुझे श्योर नहीं, लेकिन पहले दिन में फॉर श्योर पूछा था, आई थिंक पहले में ही पूछा था वो। 2015 में लॉन्च किया गया था। इसमें कितने तरह के लोन होते हैं, क्या लिमिट होती है, ये आप पढ़ेंगे। बाकी नोट्स आपको एडेड ये मिल जाएगा। शिशु किशोर तरुण कितनी क्या लिमिट होती है, आपको होमवर्क है इसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंस्टीट्यूशन। अब आते हैं तीसरे तरह के, और लेकिन बट बिफोर दैट अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बैंक बात कर लेते हैं, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम की, जिसको कि नाबार्ड ने एक तरह से सुपरवाइज किया था। एसएचजी बैंक, क्योंकि इसका काम यही सुपरवाइज करना, आरआरबी को सुपरवाइज करना, रूरल में डेवलपमेंट कैसे हो सकता है वो सब देखना। तो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम इसने चलाया था, जहां पे प्रोग्राम, ठीक है, जहां पे जो हमारी एसएचजीज थी उनको ये अलाउ किया गया था कि दे कैन हैव सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो ये स्वयं सहायता समूह होते हैं, ये सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक में, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ आरआरबी में मैंने आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, किसी ने पता नहीं इस चीज़ को नोट किया कि नहीं किया, देखते हैं एक बार कमेंट, लेकिन कमेंट तो भी ऊपर चले गए होंगे, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ है दैट इज़ इसमें आरआरबी में कि ओनरशिप किसके कितने हाथ में होती है। तो आरआरबीज में अगर हम बात करें, ध्यान रखना, इसमें अगर हम ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप, तो ओनरशिप इसमें 50% होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है 50%। जो रिमेनिंग आपकी 50% इसके हाथ में, 15% जो इसकी ओनरशिप होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, राज्य सरकार के अंडर में होती है। एंड बाकी की 50 + 15 65 बच गया 35%, 35% होता है स्पॉन्सर बैंक। क्योंकि कोई भी स्पॉन्सर बैंक का मतलब ये होता है कि जब कोई भी आरआरबी को सेटअप किया जाता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तो एक्सपर्टीज़ है नहीं, ना तो स्टेट गवर्नमेंट की है। तो उनको सेटअप करने के लिए किसी बैंक की, जो सबसे नियरेस्ट बैंक होगी, उसकी सहायता ली जाती है। वो एसबीआई हो सकती है, पीएनबी हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकती है। वो उसको एक स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं, जो पूरी बैंकिंग फैसिलिटी को सेटअप करेगा वहाँ पे और सारी चीज़ें एडवाइस करेगा किस तरह से आरआरबी फंक्शन करना चाहिए, उसको उसकी वहाँ पे ओनरशिप 35% होती है। तो ऐसे ही जो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ था 1992 में, 1992 में, जिसको कि एक तरह से जो नाबार्ड है उसने सुपरवाइज किया था अच्छे से, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कब आया था, किसने सुपरवाइज किया था, और सेविंग अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं जो एसएचजीज हैं बैंक में। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज एनबीएफसी। एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। सर परसेंटेज बता दो आरआरबी की, हाँ बता दी ना अभी। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं लास्ट टॉपिक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एनबीएफसीज, इनको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग, नाम में ये नॉन बैंकिंग, यानी कि जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ है पूरी तरह से परफॉर्म नहीं करते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जैसे कि आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे आपने सुना होगा नाम, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मुथूट फाइनेंस। जब घर में पड़ा हो सोना तो काहे को रोना, है ना, काफ़ी, अभी तो आई थिंक नहीं आता, पहले खूब अक्षय कुमार एडवर्टीज़ करते थे। तो ये वो एक तरह का एनबीएफसी है। अब एनबीएफसी की खासियत ये होती है, पहली बात कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत नहीं आते हैं, ठीक है, उसके तहत नहीं आते। तो फिर किसके तहत आते हैं जो एनबीएफसीज होते हैं? दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 का नहीं, 1956 का, 1956 का जो कंपनीज एक्ट है उसके तहत ये पंजीकृत हैं। अब यहां से मेन चीज स्टार्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डीडी। ये डीडी क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट नहीं, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ये अभी अगर आप समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो कल तो फिर आप इसमें प्रो बन जाओगे। डिमांड डिपॉजिट जैसे जो सेविंग बैंक में पड़ा हुआ है, कभी भी जाके गए निकाल लिए, एफडी का पैसा कभी भी जाल के नहीं निकाल सकते हो, तो वो अंतर होता है डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट बोलते हैं उसको। तो डिमांड डिपॉजिट इस तरह का डिपॉजिट होता है, जब कभी भी बैंक से डिमांड करोगे तो तुम्हें तुरंत पैसा मिल जाएगा। एफडी हमारा जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, समझ आ गए तो ठीक, नहीं तो कल समझ जाओगे। तो ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इनमें लिमिट होती है, ठीक है।
इनमें लिमिट होती है, एंड एक ये होती है कि इनमें कोई जमा गारंटी नहीं होती। जमा गारंटी जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब होता है कि आपका जो पैसा है वो इंश्योर्ड नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आज आपका पैसा पड़ा हुआ है एसबीआई में, ठीक, बैंक फेल कर गई, बैंक फेल कर गई, कोई भी जिसमें भी, एसबीआई में है, पीएनबी में है, किसी भी बैंक में, और वो बैंक फेल कर गई, तो आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। 5 लाख क्या फिक्स्ड है क्या? अगर मान लो 10,000 है आपके अकाउंट में तो 10,000 मिलेगा, 5,000 था अकाउंट में 5,000 मिलेगा। लेकिन अगर 5 लाख या उससे ऊपर जितना भी अमाउंट है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, आपको 5 लाख रुपए ही मिलेगा बस। तो एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा। एनबीएफसीज में आपका जो एक तरह से जो जमा है वो इंश्योर्ड नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। इनको रेगुलेट आरबीआई ही करता है, ध्यान रखना, रेगुलेट इनको भी आरबीआई ही करता है। इनको नो नीड टू मेंटेन, नो नीड टू मेंटेन CRR एंड SLR। अब अगर आपको CRR SLR पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो और अच्छी बात है, ठीक है। कल पढ़ेंगे इसके बारे में, आपको समझ में आ जाएगा। अगेन रिपीट, कल आप एकदम प्रो बन जाएंगे इसमें। ये कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होते हैं ये चीज़ें, तो इनको CRR SLR मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। अभी के लिए बस नोट कर लो, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप समझ जाएंगे कल कि CRR SLR क्या चीज़ होती है हमारी। अब आते हैं ये NBFC MFI क्या होते हैं, एकदम लास्ट टॉपिक है अभी, ठीक है। NBFC, कुछ NBFC ऐसी होती हैं जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तहत आती हैं, जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, छोटे छोटे लोन देने का काम करती हैं। तो एक्चुअल में एक कमिटी सेटअप हुई थी, आरबीआई ने सेटअप करी थी, मालेगाम कमिटी। मालेगाम कमिटी की रिकमेंडेशन के बाद ही इनको बनाया गया। 2010 में इस कमिटी का गठन हुआ था। एनबीएफसी एमएफआई जो इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो उनको मालेगाम कमिटी 2010 की सिफारिश पर इनका गठन किया गया 2011 में। रिकमेंडेशन तो बाद में आई ना, तो 2011 में इनको सेटअप किया गया। अब ये जो एनबीएफसी एमएफआईज हैं, इन पे आरबीआई ने कुछ वो लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? जैसे पहली बात तो ये है कि आरबीआई ने बोल रखा है कि अगर हम बात करें इनमें जो मैक्सिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन, ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन्स, माइक्रो फाइनेंस लोन आप समझ गए, माइक्रो फाइनेंस लोन अदर देन एनबीएफसी एमएफआईज, यानी कि वो एनबीएफसी जो एमएफआई नहीं है, उनमें अगर हम बात करें तो 25% ऑफ टोटल एसेट्स, जितने भी उनकी संपत्ति है, उससे वो 25% से ज़्यादा वो लोन में नहीं घुमा सकते हैं, पहली बात, ठीक। और दूसरी बात यह है कि टू क्वालिफाई फॉर एनबीएफसी एमएफआई लाइसेंस, यानी अगर आपको इसका लाइसेंस चाहिए, दे शुड हैव, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे जो दोनों लाइन लिखी ना, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। टू क्वालिफाई फॉर एनबीएफसी एमएफआई लाइसेंस, अगर आपको लाइसेंस चाहिए, दे शुड और वन शुड हैव, दे शुड हैव एटलीस्ट 75% ऑफ एसेट्स इन माइक्रो फाइनेंस। ये चीज ध्यान रखना कि अगर किसी को ये बनना है तो आपके 70, मतलब आपको ये एमएफआई का स्टेटस चाहिए। आप एनबीएफसी तो ही है जो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। लोन वगैरह ठीक है आप उठा सकते हो, लेकिन आप डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, CRR मेंटेन नहीं करना। लेकिन अगर आपको एमएफआई का स्टेटस चाहिए ना, तो आपके जितने भी 75% एसेट्स हैं वो माइक्रो फाइनेंस से आने चाहिए। अब ये सर बैंक के एसेट क्या होते हैं, कल की जब क्लास की शुरुआत होगी तो ओपनिंग ही इसी से होगी। कल का लेक्चर तो भाई साहब क्या मज़े आने वाले हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, एकदम एक्साइटेड हूँ। ऐसा लग रहा है कि क्यों अभी मैं कल पे नहीं एकदम जंप कर जाता हूँ, ठीक है। टाइम मशीन हो जाती तो आपको तुरंत कल पे मैं जंप करवा के उसे पढ़ाने लग जाता अभी, ठीक है। एसेट लाइबिलिटीज़ तब आपको समझ में आएगा। एसेट होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल अभी देता हूँ, कि मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है, वो बैंक की लाइबिलिटी है। लेकिन बैंक ने पैसा घुमा रखा होगा, किसी को लोन दिया होगा, वो लोन दिया होगा, वो इज़ अ एसेट ऑफ बैंक। तो एक तरह से 75% उसका जो एसेट, अब समझ में आ गया ना एसेट क्या है, थोड़ा सा समझ में आएगा कि जो बैंक लोन देता है किसी को, जिस पे ब्याज कमाता है वो किसी से, तो वो एसेट होता है उसका। तो 75% ऑफ एसेट उसका जो है वो माइक्रो फाइनेंस से आना चाहिए, अगर उसको एनबीएफसी एमएफआई के लिए क्वालिफाई होना है तो। आप जरा कर लो ये क्वेश्चन, करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है। और अगर पेमेंट बैंक भी होती है इसी तरह से हमारी,
जैसे आपने सुना होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक है ना, उसको बंद कर दिया है कि आप फर्दर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो पेमेंट बैंक्स क्या होती हैं? पेमेंट बैंक्स वो होती हैं जो कोई लोन नहीं दे सकती हैं, जो डिपॉजिट्स जो होती हैं, डिपॉजिट्स वो मैक्सिमम 2 लाख तक का डिपॉजिट ले सकती हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका CAPF-AC में क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो NBFC कैन नॉट गिव लोन्स, दे सकते हैं लोन्स, मेक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बोरो फ्रॉम बैंक कर सकते हैं, सीक डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड कैन नॉट इशू चेक्स। बिल्कुल बात सही है। एक तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट पूछा है, और चेक इशू नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो हमारे SSC में पूछे गए। ठीक है, उनको कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं और समझ में आ गया ना सभी को? कोई डाउट आउट तो नहीं है भैया? बताओ जल्दी से। साला का अलग बहुत चल रही है ना, शादी वादी कार्ड बहुत आ रहे हैं, लेकिन तुम लोग ऐसे शादी में एक भी शादी अटेंड नहीं कर पाए। अब तुम लोगों की उस बात को कभी वही अप्रिशिएट ही नहीं करना कि कभी एक अप्रिशिएशन मतलब कर देना। खुद तो चले जाते होगे, आके देख लेते होगे हैं। यहाँ पे सोचो कितना दिल पे पत्थर रख के, अब है आज शादी एक जगह नहीं जा पा रहे, क्या करें? वो ताने अलग से सुनने पड़ते हैं और तुम लोग ये नहीं कि अप्रिशिएट कर दो। खैर कोई नहीं, जालिम जिंदगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताओ जल्दी से। तो सही आंसर क्या होगा? 1935, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसके रिगार्डिंग हमने क्या क्या चीज़ें, गवर्नमेंट स्कीम करा दीजिएगा सर। SSB का एग्ज़ाम तो आई थिंक कल था क्या, शायद कल या परसों में था आई थिंक, है ना? आपकी शादी कब होगी बेटा? जब भी होगी ना, अगर होगी तो तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि श्योरिटी थोड़ी ना किसी चीज़ की ठीक है, तो आई ऑल्सो अप्रिशिएट। क्या बात है, बस दिल खुश हो गया इतने में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या याद आना चाहिए? याद आना चाहिए आपको 1 अप्रैल 1935। याद आना चाहिए हिल्टन यंग कमीशन 1926 में उसके रिकमेंडेशन में बना था। याद आना चाहिए ताड़ का पेड़ और वो जो आपका टाइगर। ठीक है, और टाइगर 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 से याद आना चाहिए लेपर्ड। लेपर्ड की पॉपुलेशन हमारी बढ़ी और सबसे ज़्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन। वीकली करंट अफेयर कल देखे ना तुम लोगों ने? तो बताओ, देखते हैं कितने मज़े तो तुमने लूट लिए, ठीक है, एनिमेशंस के। लेकिन लेपर्ड की पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा, जरा बताओ। RBI से याद आना चाहिए ऑसबॉर्न स्मिथ पहले इसके गवर्नर थे और पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख, है ना? आगे बढ़ते हैं। और ये नेशनलाइज कब हुआ था, ये अगला क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट ओन्ड ये कब बना था? तो ये हमने देखा था कि 1 जनवरी 1949 को ये बना था। ठीक है, सिंपल। और हमारी जो बाकी की जो बैंक्स हैं वो कब नेशनलाइज हुई थी? तो 1969 में नेशनलाइज हुई थी और बाकी की 1980 में नेशनलाइज हुई थी। ठीक है, अगला है व्हेन RBI डिसाइड्स टू डिक्रीज दी रेपो। नहीं पढ़ेंगे अभी, पढ़ा नहीं ना अभी, ये भी नहीं पढ़ा अभी, कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे ये वाला तो तीसरा पूछा है, और परसों पढ़ेंगे चौथा वाला ये। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट RRB टू बी सेटअप इन इंडिया? पहली ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सी थी? तो हमने देखा था ये थी हमारी प्रथम बैंक, प्रथम ग्रामीण बैंक। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, ये सेटअप हुई थी 1975 में और 1976 में एक्ट आया था RRB का। RRB के ओनरशिप की बात करें तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट में, 15% स्टेट गवर्नमेंट और बाकी की 35% स्पॉन्सर बैंक। सुपरवाइज करता है इसको नाबार्ड, रेगुलेट करता है हमारा RBI ही। ठीक है, और मुरादाबाद में सबसे पहली सेटअप हुई थी। एट अ रीजनल रूरल बैंक द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CGL 2022। तो शेयर कितना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये पूछ रहा है। तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 50%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द बैंक इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किस बैंक को बोलते हैं? तो हमने अभी पढ़ा कि भाई जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, बैंक ऑफ बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट बोलते हैं इसको, बैंक ऑफ बैंक्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, ये हमारा RBI होता है। ठीक है, विच कमिटी वॉज फॉर्म टू रिव्यू एंड गिव रिकमेंडेशंस टू द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स? राष्ट्रीयकरण को लेके किसने एक तरह से रिकमेंडेशंस दिए थे? तो ये हमारी थी रघुराम राजन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, बिमल जलान कमेटी या फिर सी रंगराजन। तो ये थी हमारी नरसिम्हम कमेटी। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है? अच्छे से इसको जरा अटेम्प्ट करिए। तो क्रेडिट क्रिएशन, इशू ऑफ करेंसी, बैंकिंग फैसिलिटीज टू द गवर्नमेंट, क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट का क्रिएशन करता है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएट का, अब ये हम कल पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्रिएट कैसे करता है, पैसा बनाता कैसे है, पैसा
जो बैंक होता है पैसा लोगों से डिपॉजिट करवाता है, उस पैसे को ज़्यादा हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो कम होता है, जो उठाता है ब्याज में वो ज़्यादा में देता है। तो ये जो बीच का मार्जिन कमाता है उसे क्रेडिट बनाता है। लोन देता है तो लोन से लोगों को देगा, लोग बिजनेस करेंगे, बिजनेस से क्रेडिट क्रिएशन होगा। करेंसी इशू का इसका काम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। करेंसी का इशू का काम किसका होता है? करेंसी इशू करने का काम होता है आरबीआई का, या फिर जो कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम होता है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना, इस तरह से काम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कमर्शियल बैंक? ठीक है, रोल तो काफ़ी सारे होते हैं बट मेन रोल क्या होता है कमर्शियल बैंक्स का? तो कमर्शियल बैंक्स हमने देखा था किसके तहत आती हैं, तो ये हमारी जो शेड्यूल 2 के तहत है ना, कमर्शियल बैंक्स के तहत आती हैं। कमर्शियल जो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं वो कमर्शियल होते हैं और नॉन कमर्शियल होती हैं। तो कमर्शियल मतलब प्रॉफिट, नॉन कमर्शियल जैसे हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जब मैं बोलता हूँ कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव से तुम्हारे दिमाग में कौन सा अमेंडमेंट आता है? कोऑपरेटिव जब मैं बोलता हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो कौन सा नंबर ऑफ अमेंडमेंट याद आता है तुम्हारे दिमाग में? तो कमर्शियल बैंक की अगर मेन रोल की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक का मेन प्रॉफिट टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना ये सेबी का काम होता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम होता है। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स का काम होता है ये हमारा आरबीआई का। तो ये सब कमर्शियल बैंक को नहीं देखना है। ठीक है। और ये किसके द्वारा रजिस्टर्ड होती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 और आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत ये शेड्यूल 2 में मेंशन होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से 97th अमेंडमेंट एक्ट याद आना चाहिए। पार्ट नंबर 9B याद आना चाहिए आपको। ठीक है, भाग नंबर 9B। ठीक है, अगला है, और कौन सा आर्टिकल है इन द डीपीएसपी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है? जैसे पंचायत है आर्टिकल 40 में, कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में है? द इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ द एसएचजी बैंक लिंकेज मूवमेंट, जिसकी मैं भी चर्चा कर रहा था, वॉज स्पीयर हेडेड बाई डैश विद द सपोर्ट ऑफ आरबीआई। तो किसने स्पीयर हेड किया था एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम? 1992 नाबार्ड ने किया था। ठीक है। और इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 43B, अनुच्छेद 43B डीपीएसपी में मैंशनड है। नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को सेटअप हुआ था। बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ था ये। ठीक है। एंड नाबार्ड एक्ट था 1981 का जिससे ये सेटअप हुआ था। सेबी माधवीपुरी बुच मुंबई में हेडक्वार्टर है एंड 1988 में बना था एंड 1992 में स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था। 1990 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था जल्दी से कमेंट में बताएंगे। एस से स्टार्ट होता है वो भी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड? तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है? अभी थे हम लोग इसको, मैंने बताया भी तो शुरुआत में, अगर आपको याद आ रहा हो। इनको हम कलेक्टिवली कौन सी मनी बोलते हैं, ज़रा बताइए। तो बीच में बन गया था 1990 में क्या, सिड भी बन गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो ये कि इनको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारी लीगल टेंडर होती है मनी, उसको क्या बोलते हैं? फियाट मनी या फिर फियाट करेंसी बोलते हैं। अब डेबिट कार्ड कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डेबिट कार्ड विदड्रॉ मनी डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक अकाउंट, वाइल क्रेडिट कार्ड अलाउज बोरोइंग अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्वेश्चन 13। ठीक है, अब ये छोड़ दो यहाँ से क्वेश्चन तुम। ठीक है, कोलेटरल तो कर सकते हो, मैंने बता दिया वैसे तो। कोलेटरल क्या होता है? बाकी इंटरेस्ट ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो कर लो, नहीं तो कल तो आपको समझ आ जाएगा, ब्याज व्याज लेना देना सब कुछ। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम? ठीक है, इसको छोड़ दो अभी, कल से यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। कोलेटरल क्या होता है? गिरवी होता है। ठीक है, एन एसेट प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन, कि आप जो गिरवी रखते हो कुछ भी संपत्ति अपनी, उसको एसेट बोलते हैं। ब्याज क्या होता है? द एडिशनल अमाउंट अर्नड ऑन अ लोन और डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर है। ठीक। चलिए भैया, तो ये लेक्चर होता है हमारा आज का ख़त्म। अब किसी कोई डाउट तो नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, सारे डाउट सबके निवारण हो गया होगा। बाकी मिलते हैं कल। कल का लेक्चर मिस मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं उसको ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि फिर पब्लिक कर दो ये, लेकिन कल का लेक्चर मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब चीज़ें हैं जिससे कि क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि वो समझने वाला चीज़ है ना। अब ये तो ठीक है कि आप आपने नोट्स लिए कहीं से, आपको मिल गया नोट से आपने पढ़ लिया है ना। काफ़ी लोग नोट्स भी सेल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ तो ये ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो नोट्स ले लिया और पढ़ लिया, लेकिन वो चीज़ समझने वाली तो नोट से समझ नहीं आएगा। जैसे वो रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट वाला, वो समझने वाला को थोड़ा था, तो समझ में आएगा तभी आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो फिर जीवन भर रटते ही रह जाएंगे कि ये इसमें आएगा उसमें आएगा। फालतू के लॉजिक बिठाएंगे आप उसमें, तो समझ लेंगे तो फालतू के लॉजिक आपको नहीं बिठाने पड़ेंगे। ठीक है। SHG सर क्या नहीं, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में ही था। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में ही था।
निट्टू सीरी सर मुझे भी शादी में जाना है। अच्छा जाओ भाई, किसने रोक रखा है? यार जिसको शादी में जाना है जाओ, अब हम तो नहीं जा पाएंगे यार, क्योंकि और भी काम होते हैं। काफ़ी लोगों का ऐप नहीं चल रहा था आज हैं, अब बहुत लोगों का कुछ, सर गलती से ये बैच ले लिए, वो बैच में कर दो, वो बैच ले लिए, ये बैच कर दो, दिमाग ख़राब कर देते तुम लोग। सर क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है। अच्छा 9 में डाउट है, क्या डाउट है? क्या डाउट है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन परफॉर्म बाई कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया? अच्छा ठीक है, मुझे लगा नॉन पूछा है। तो क्रेडिट क्रिएशन का मेन काम होता है, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन मैंने गलती से देखा नहीं, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन का काम होता है। बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू द गवर्नमेंट, ये तो आरबीआई प्रोवाइड करता है, और क्रेडिट कंट्रोल भी आरबीआई करता है, ठीक है। जो वो अपने इंटरेस्ट रेट अभी हम देखेंगे जो कल, कि वो किस तरह से निर्धारित करता है कि भाई जो सीआरआर और एसएलआर जो डिसाइड करता है कि बैंक कितना क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। मुझे लगा नॉट परफॉर्म्ड, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन बिल्कुल परफॉर्म करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। क्लियर है? ऑलराइट, थैंक यू सभी को। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। ऑलराइट, थैंक यू। निट्टो अभी नहीं आएगा, ठीक है। निट्टो आएगा बाद में। थैंक यू।